तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये क्लास चलती है आपकी साइंस की, जिसमें हमने इस साइंस के तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। तो ये क्लास चलती है आपकी ग्रुप डी के लिए, जो कि आपकी 2025 में एग्जाम होने वाला है। तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। तो आज की क्लास है आपकी 25। आज से पहले हम 24 क्लासेस करा चुके हैं। तो अब की बार ग्रुप डी पार साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लिए हैं हमने इसमें, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी का साइंस का पूरा निचोड़ इसमें मिलने वाला है इन्हीं क्लासों से। सिर्फ एक क्लास से नहीं, इन सारी क्लासों से। तो हमने इसमें लगभग पिछले 10 सालों के क्वेश्चन उठाए हैं इन सीरीज में। तो यह प्रैक्टिस सेट है आपका 25। तो उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई को मापा जाता है। बताइए, वॉट में, पास्कल, एम्पियर या क्वेरी। बताइए कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को ना, नामक पारंपरिक इकाई को मापा जाता है किससे? तो ये नापा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेरी से। चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्वेरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की ऐसा इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरित की दर मापती है। पास्कल पास्कल दाब की ऐसा इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की ऐसा इकाई है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, की उद्योग में अश्व शक्ति की इकाई क्या है? तो ये आपकी उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो ये आपकी अश्व शक्ति। कौन सी अश्व शक्ति? एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, और 13/8/2018 और शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया था, कि भौतिक में राशि शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति यानी कि पावर बराबर कार्य, समय शक्ति की इकाई जूल सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति यानी कि हाउस पावर में मापा जाता है, जबकि एक हाउस पावर 746 या जूल सेकंड होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वॉट, केल्विन या वॉट वाट। बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर वाट सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 11/2/2021, एक शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि धमनी को मापने के लिए कौन से एक के यूनिट का उपयोग किया जाता है? क्या धमनी को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? डेसिबल का, हर्ट्ज का, ओम का या वोल्ट का? तो आप बताएंगे कि आपका ना ही तो आपका हर्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है, ना ही आपका ओम का, और ना ही आपका वोल्ट का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि धमनी को हम डेसिबल में मापते हैं। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट और 22/4/2016 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। क्या था? ऑप्शन नंबर ए, कि धमनी को मापने के लिए डेसिबल एक के यूनिट का उपयोग किया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोच्चतम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। किसने? 75 के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? घनत्व की, सापेक्षिक घनत्व की, या विस्थापन की, या आपके दाब की। तो बताइए किसकी इकाई नहीं होती? तो आपके घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की भी होती है और आपकी दाब की भी, लेकिन आपके सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका RRB ALP टेक्नीशियन 29/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया था कि राशि मात्रक एक घनत्व किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर, दूसरे का क्या था आपका दाब न्यूटन बटे न्यूटन अथवा पास्कल, और तीसरे ऑप्शन का क्या था कि विस्थापन मीटर। सापेक्षिक घनत्व की इकाई यानी कि सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व तो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। कि चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा? अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? हाइड्रोजन का संयोजन, ऑक्सीजन का निष्कासन, या इलेक्ट्रॉन त्यागना, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये क्वेश्चन था आपका RRB ग्रुप डी 28/9/2022 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। तो क्या था ये? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागना। और ये क्वेश्चन के बारे में और जानते हैं कि अपचयन अभिक्रिया में अपचयन अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन का संयोजन होता है अथवा ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है। यह ऑक्सीजन अभिक्रिया का प्रतिलोम है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ना कि इसको त्यागना होता है। इसके विपरीत उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि आभूषण के आभूषणों के भूमिल होना एक उदाहरण है। ऑक्सीजन अभिक्रिया, एक्सोथर्मिया अभिक्रिया, या उदासीनीकरण अभिक्रिया, या फोटोडेटिक अत्यधन अभिक्रिया। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि ऑक्सीजन अभिक्रिया। क्या था कि ऑक्सीजन प्रतिक्रिया के कारण आभूषणों का रंग भूमिल हो जाता है। उदाहरण फेरस क्लोराइड इनके FeCl2 से फेरिक क्लोराइड इनके FeCl3 के बनने में फेरस आयन परिवर्तित होकर पेरिस आयन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रकार से गुजरता है? अपचयन, ऑक्सीकरण, या रिडॉक्स प्रक्रिया, या पृथक्करण। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीकरण। और ये क्वेश्चन था आपका RRB ग्रुप डी 9/9/2022 और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। चलिए कि यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजरना कहते हैं। किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन या किसी घन विद्युत तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग होता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की डैश की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। किसका? डैश की
क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है? हाइड्रोजनीकरण या संयोजन या ऑक्सीकरण या अपचयन? और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2022 का और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। तो आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा क्या, अपचयन। और ये क्वेश्चन कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कर्षण या हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व के समावेश को अपचयन कहा जाता है। अपचयन की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण ऑक्सीजन का निष्कासन या मर्क्यूरिक ऑक्साइड से है। क्वेश्चन नंबर 10 की होमोसेपियन के रूप में वर्गीकृत किया जाने वाला प्रारंभिक होमोनोसाइट थे? क्या है? एग्जेस्टरलाइट या क्रोमैगन? तो क्रोमैगन, क्रोमैगन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्रोमैगन। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 और शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन। क्या था कि होमोसेपियन के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनोसाइड क्रोमैगन मानव थे। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व आदि निएंडरथल से हुई। क्रो-मैग्नन मानव के अस्थिपंजर फ्रांस से मिले थे। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव होमोसेपियन का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियन यानी फॉर्मेशन मानते हैं। तो आज की क्लास में हमारे यही क्वेश्चन थे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।